चलिए अब होगा लुसेंट से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सुपरा साफ। चलते हैं, आज होगा चैप्टर नंबर, ये चैप्टर है आपका उष्मा गतिकी, हीट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, ठीक ना। चैप्टर 13 का होगा अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त उष्मा, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त उष्मा। चलिए पहला क्वेश्चन बाबू याद रखिएगा, वहाँ नीचे नहीं देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पहला तीर का जो बताएगा क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। अवस्था परिवर्तन के लिए निकाले चैप्टर नंबर 13, हाँ उष्मा, उसमें होगा हेडिंग अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त उष्मा। मिल गया? हाँ चलिए पहला क्वेश्चन समझ दिमाग में बैठा लीजिए, पढ़ लीजिएगा, हम मौका देंगे पढ़ने के लिए। अवस्था परिवर्तन के लिए क्या जरूरी है? अवस्था परिवर्तन मतलब क्या होता है बताइए तो, कोई बोलिए। अवस्था परिवर्तन मतलब सब एक अवस्था से दूसरी अवस्था तो होता है, अवस्था परिवर्तन मतलब उसका मतलब क्या होता है ये बताइए। गुप्त उष्मा। अवस्था परिवर्तन मतलब अमित बाबू बताएंगे। अवस्था परिवर्तन मतलब आप अब अपने जुबान से अगर बोल दीजिए कुछ तो सही होगा, लेकिन आप बोलिएगा नहीं, ठीक ना। अवस्था परिवर्तन मतलब वह ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में। जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा, है तो हमारे जीवन काल को जो 4 भागों में बांटा गया है। पहला हुआ 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ठीक ना, सन्यासी, बस समझें। उसी प्रकार जो है ना ठोस से द्रव, द्रव से गैस, बस समझें। एकदम एक्टिव हो गए, एकदम गबरू जवान की तरह, ठीक ना। तो बताइए, जैसे सुनिए, अवस्था परिवर्तन के लिए ताप क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ताप क्या होगा? नियत होगा। ताप क्या होगा? नियत होगा। अवस्था परिवर्तन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ताप का क्या होना? नियत होना। जैसे जल से को हमको भाप में बदलना है, जल को कौन सी बदलना है? भाप में। तो जल का भाप में जब तक नहीं बदल जाएगा तो उसका टेम्परेचर अगर है 80 डिग्री सेल्सियस तो 80 रहेगा। कितनों आँच के हम कम करो या ज़्यादा करो, थर्मामीटर पानी में डालोगी तो उसका टेम्परेचर जो है ना 80 रहेगा, बात समझे। तो अवस्था परिवर्तन के लिए पहला और आखिरी इंपॉर्टेंट लाइन का है ताप नियत। आ गया टेस्ट में क्वेश्चन, कुटिया देंगे, पखट्टा पर काट देंगे, गलती हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो याद रखना, बस समझे। हाँ, बाद में हमको नहीं का नाम भूल जाते हैं, उस समय सब कुछ आपा खोल देते हैं, ठीक, बस समझे कि नहीं। हाँ, ताप नियत, अवस्था परिवर्तन होगा तो ताप क्या होगा? नियत हो, समझे सोनू बाबू। आगे बढ़ें, चलिए अब पढ़ देते हैं। निश्चित ताप पे पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक ना, बात समझे। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है, सबसे भाई एकदम दिमाग में बैठ गया। अगला त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु कहते हैं तीनों अवस्थाएं, ठोस, तरल, गैस, तीनों एक साथ पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु। जिस अवस्था पे ठोस, द्रव, गैस तीनों एक साथ होगा उसको क्या कहेंगे हम? त्रिक बिंदु, ठीक ना। त्रिक बिंदु समझ में आ गया, यानी तीनों ठोस, द्रव और गैस। चलिए अब आइए गलनांक। गलनांक मतलब गलना, गलनांक मतलब गलना, गलनांक मतलब गलना। तो गलेगा, गलेगा तो कौन सी बनेगा? जैसे बर्फ गलेगा, बर्फ गलेगा तो कौन सी बनेगा? द्रव। यानी कि गलनांक में क्या होता है? ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक। ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? लेकिन ठोस से द्रव में बदलने पर तापमान में चेंज होगा? तापमान में चेंज होगा? नहीं, तापमान में चेंज नहीं होगा। जिस तापमान पे ठोस से द्रव बदलता है उसे क्या कहते हैं? गलनांक। उसे क्या कहते हैं? गलनांक। अब आइए हिमांक। हिमांक में क्या होगा? हिमांक मतलब हिम, हिम मतलब बर्फ। हाँ, बर्फ में कौन बदलेगा बताइए? जल बदलेगा। पानी अब फ्रिज में रखते हैं, जल द्रव है, जल क्या है? द्रव। और बर्फ बन गया तो क्या हो गया? ठोस। तो द्रव से ठोस बनना क्या कहलाता है? हिमांक। द्रव से ठोस बदलना क्या कहलाता है? हिमांक। और द्रव से ठोस बदलने पे तापमान क्या आता है? निश्चित। तापमान क्या आता है? निश्चित। तापमान क्या आता है? बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़िए।
प्रायः ही गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। अगला लाइन में स्टार लगाइए, अगला लाइन में स्टार लगाइए। अगला लाइन जो हम बोलेंगे अभी, जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ता है, ठोस से द्रव में बदलने पे सिकुड़ता है। जैसे बर्फ अगर पिघलेगा, एक गिलास बर्फ रखिए, एक गिलास आप बर्फ रखें, ठीक ना, एक गिलास बर्फ रखें, वो पिघलने के बाद उसका जो है ना गिलास में कम हो जाएगा, उसकी मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एकदम पूरा गिलास भरल है तो पिघलने के बाद जो है ना उससे उसका सतह क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि हम इससे ही हम बता सकते हैं जो बर्फ जो है ना पिघलने के बाद क्या होता है, सिकुड़ता है। बर्फ पिघलने के बाद क्या होता है, सिकुड़ता है। तो जो पदार्थ पिघलने के बाद सिकुड़ता है उसका गलनांक दाब बढ़ाने से घटता है। गलनांक दाब बढ़ाने से क्या होगा, घटता है। दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होगा, सिकुड़ने वाले पदार्थ का गलनांक दाब बढ़ाने पे क्या होता है, घटता है। दाब बढ़ाने पे गलनांक क्या होता है, यानी कि उसका दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा, घटेगा। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलता है, जो ठोस से द्रव में बदलने पर क्या होता है, फैलता है, ठीक ना, उसका दाब बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा। दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होगा, बात समझे कि नहीं। जैसे फैलने वाले में कौन हो गया, घी हो गया। फैलने वाले में कौन होगा, घी फैलेगा तो 1 kg अगर आप घी है, अथी क्या कहते हैं, जमल घी है, उसको पिघलाइएगा तो शायद नहीं अटेगा, हमको जहाँ तक लगता है। आप लोग बताइएगा सही कि नहीं फैलता है, पता नहीं, हमको लगता है। और घटता है, घी भी बराबर रहेगा। अब पता नहीं, हम भी कंफ्यूज हो गए हैं। घी फैलता है कि क्या होता है, अनुभव है। उतने रहता है, अच्छा हो सकता है। हम भी उतना गौर नहीं किए हैं, हमको लगा आप लोग गौर किए होंगे। तो चलिए, जो हाँ, और तो वही ना हुआ, तो वो आयतन फैलेगा तो ज़्यादा जगह छेकेगा ना, ज़्यादा जगह छेकेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्धि मिलाने से गलनांक क्या होता है, घटता है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अशुद्धि मिलाने से गलनांक घटता है, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बर्फ, जैसे आपका क्या कहते हैं, आइसक्रीम है, आइसक्रीम में अशुद्धि के तौर पर क्या रहता है, नमकीन रहता है, ये सब रहता है अशुद्धि के तौर पे। उसको मिलाते हैं तो उसका गलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, गलने की दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या हो जाता है, कम। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है, कम। बात समझे कि नहीं। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। जैसे बर्फ सब में, आइसक्रीम सब में मिलाते हैं, बात समझे। नमक मिलाने पर उसका गलनांक क्या हो जाता है, कम, वो जल्दी नहीं गलेगा, बात समझे। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। अब क्वथनांक में क्या होगा, द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। जिस तापमान पे द्रव वाष्प में बदलता है उसे कहते हैं क्वथनांक। उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्या कहेंगे, लेकिन द्रव से वाष्प में बदलने पे तापमान क्या आता है, निश्चित। तापमान क्या आता है, निश्चित। ये बात इंपॉर्टेंट बात है। अब संघनन क्या होगा, संघनन मतलब जमा होना। संघनन क्या होगा, जमा होना। संघनन जमा होना। जैसे हम पानी गर्म करते हैं, सुनिए पहले, पानी जैसे आप लोग अदहन देते होंगे, ठीक ना। पानी गर्म करते हैं, पानी जब खोलने लगता है तो ऊपर चावल के ऊपर क्या ढक्कन देते हैं ना, तो ढक्कन में क्या होता है, धीरे धीरे पहले भाप बन के ऊपर गया, और ढक्कन से टकराने के बाद जो है ना उस पर देखिए बूंद हो जाता है ना, पानी का बूंद होता है ना, तो भाप होके ऊपर गया, फिर वहाँ ठंडा होके क्या हो गया, जल बना, ठीक ना। ठंडा होकर क्या बना, जल बना। तो संघनन में क्या हो जाएगा, हाँ, वो भी है। जैसे हमारा जो है ना, जैसे वाष्प बन के जो है ना पानी ऊपर जाता है, फिर वो जो है ना संघनन होकर बादल का रूप लेके फिर बारिश होता है, ठीक ना। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन, ठीक ना। चलिए अब अगला लाइन को स्टार लगा लीजिए, अगले लाइन को। दाब बढ़ाने पे क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पे क्वथनांक क्या होगा, दाब बढ़ाने पे क्वथनांक, और दाब घटाने पे क्वथनांक
घटेगा, दाब घटाने पे क्वथनांक घटेगा। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे हम पहाड़ पर जाते हैं तो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब, ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम, तो ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम। और वायुमंडलीय दाब कम होगा तो ऊपर जाने पर क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, अभी क्या हम बताएं, बताइए। अभी हमें दाब बढ़ाने पे क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, दाब बढ़ाने पे क्वथनांक, और दाब घटाने पे, तो ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम तो क्वथनांक भी कम, ऊपर जाएंगे तो क्वथनांक क्या, वायुमंडलीय दाब कम तो क्वथनांक भी कम। क्वथनांक कम हुआ तो खाना जल्दी पकेगा या लेट से, लेट से, खाना का होगा लेट से। क्वथनांक कम, ऐसे समझना, क्वथनांक कम यानी कि उसको ऊर्जा कम मिलेगा, उसको एनर्जी कम मिलेगा, एनर्जी कम मिलेगा तो खाना का होगा लेट से। इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होता है, कहीं पहाड़ पे ऊंचा ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है तो क्वथनांक भी कम, क्वथनांक कम हुआ है तो पानी को ऊर्जा कम मिलता है, पानी को ऊर्जा कम मिला तो खाना लेट से पका। क्लियर, बात समझे कि नहीं। अब देखिए आइए कुकर में खाना कैसे जल्दी बनता है, काहे कि कुकर को चारों पट्टी से हम क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, बंद करते हैं। जैसे बंद किए तो उसका क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, बस समझे। अब प्रेशर बढ़ गया तो क्वथनांक भी बढ़ गया, तो क्वथनांक बढ़ गया तो जो जल भाप में बदलता है कितना, 100 डिग्री पर, वो बनाने लगा 120 डिग्री पर, तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलने लगा, ज़्यादा एनर्जी मिलने लगा तो उसको खाना जल्दी पका दिया, ठीक ना, बात समझे कि नहीं। चलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही लाइन है प्रेशर कुकर में। चलिए, अशुद्धि मिलाने पे द्रव का द्रवनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। समझिए आप लोग एकदम इसका एक नंबर प्योर उदाहरण देते हैं, है आप लोग के पास। जैसे जल्दी दाल नहीं सीझता है, ठीक ना, जो दाल नहीं सीझता जो पानी से, तो आप लोग तनिक सरसों तेल मिला देते हैं ना उसमें, हाँ, तो अशुद्धि मिलाए ना, नमक मिलाएं, अशुद्धि मिलाएं तो उसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे क्वथनांक बढ़ा तो खाना जल्दी पकेगा, क्वथनांक बढ़ा तो ये दिमाग में बैठे, उसको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा तो खाना जल्दी, बस होता है कि नहीं ऐसा, हाँ, बस समझे कि नहीं, बोलिए न जी, ऐसा काहे करते हैं। ठीक, तो द्रव्यनांक और क्वथनांक ओके हो गया ना, द्रव्यनांक और क्वथनांक ओके हो गया ना, हाँ, द्रव्यनांक और क्वथनांक को समझ में आ गया बढ़िया से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक ना, आप लोगों को टेस्ट में मिल जाएगा, और टेस्ट में मिल जाएगा, टेस्ट में तो मोसत में हमसे आशीर्वाद ले लीजिएगा आप लोग, अगर सही नहीं होगा तो, ठीक ना, हाँ, आशीर्वाद दे देते हैं बढ़िया से। अब आइए गुप्त ऊष्मा, अब आइए गुप्त ऊष्मा। देखिए यहाँ भी है नियत ताप पर, तो ये बात जान लीजिए, कुछ पूछे नहीं जानिएगा तब क्या मारिएगा, अगर कुछ नहीं जाना है तो वहाँ नियत ताप है तो मार दीजिए कौन जी, नियत ताप, बात समझे। अगर नहीं कुछ जान रहे हैं तो क्या मार दीजिए कौन जी, नियत ताप। अब समझिए गुप्त ऊष्मा को समझिए, गुप्त ऊष्मा को समझिए, पहले पढ़िए देते हैं। नियत ताप में पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अवस्था, अब देखिए ये पढ़ें तो समझें, हाँ समझें, आप तो पढ़ के, छोटू बाबू समझ लो, अमित बाबू समझ लो, हाँ पढ़िए तो एक बार, रुकिए तो बंद नहीं करना, रोकना। अभी अमित बाबू का प्यार पीस निकलवाना है उसको, दरोगा बनवाना है उसको, अभी दरोगा निकलवाना है एकदम उसका। चलिए अब समझ लीजिए गुप्त ऊष्मा, अभी तक जो हम बताएं ना वही गुप्त ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा क्या है, सबसे पहले टेम्परेचर क्या होगा, क्या एक लाइन पकड़िए यहाँ, हम फिजिक्स पढ़ाने के लिए आप लोग को लूसेंट में फोटो की तरह दिखाई देगा साइंस, देखिएगा क्या है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, ठोस से द्रव, ठोस से द्रव बना तो क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, ठोस से द्रव में बदला तो कौन चीज हुआ, अवस्था में परिवर्तन। तो उसके लिए जो हम उसको देंगे ऊष्मा, उसके लिए क्या देंगे, ऊष्मा, तो उसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो देखिए हम ठोस को द्रव में बदलने के लिए इधर से हम हीट देते हैं, गर्म कहते हैं ना, तो जो गर्म कहते हैं तो उसका टेम्परेचर, जो हम गर्म कहते हैं
जो हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बदलता है, नहीं बदलता है, तो टेम्परेचर जाता है तो जाता है कहाँ, क्या बोला है, टेम्परेचर नियत आता है, तापमान क्या आता है, नियत। ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो हम टेम्परेचर देते हैं वो क्या रहता है, नियत। तो जाता है तो जाता है कहाँ, नहीं कहता है एक आदमी खाता है इतना लगता नहीं, जाता है तो जाता है कहाँ, तो वो ऊष्मा जाता है उसका जो जैसे ठोस है, मान लीजिए बर्फ़ है तो बर्फ़ का जो कण है ना उसको गर्म करने में, बर्फ़ का कण को गर्म करता है, और जब तक नहीं वो पूरा बर्फ़ का एक एक कण गर्म हो जाता है तब तक जो है ना वो द्रव में बदलेगा नहीं। बात समझे हम, समझे कि नहीं। तो उसको हम ठोस को उसका कण को तोड़ने के लिए, उसको कण को अलग होने के लिए, अब बिहार कह के आएगा एक के दिन में हमको अलग कर देगा, पहले साल भर जो है ना हमको अपने जाल में फंसाएगा, रिझाएगा, ठीक ना, मंत्र जाल बिछाएगा, तब फिर अलग करेगा। तो वही पहले जो है ना ठोस को क्या कहता है, हीट, उष्मा देता है, उष्मा दिया और ठोस को उष्मा दिया तो उसको कण को अलग करने में जितना उष्मा लगा वो गुप्त रूप से उष्मा छुपा रहता है। तो हम अपनी मैया को जाकर क्या कहेंगे, गुस्साने लगेंगे, तो गुस्साने के पीछे जुबान तो मेरा है लेकिन उसके पीछे ऊर्जा किसका है, दिमाग किसका है, मैडम का। वही है गुप्त उष्मा, वही है गुप्त रूप से जो है ना ठोस को द्रव में बदल जाता है, और जो उष्मा लेके रहता है, जो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है, जो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता है वही होता है कौन, गुप्त उष्मा। कौन होता है, नामो है गुप्त उष्मा, नामो है। तो शादी ब्याह हुआ तो भैया का अगर सब कुछ का बोली विचार सब बदला तो समझो भैया ने बदला है, उसके पीछे कोई और है गुप्त उष्मा। कोई नहीं, ऐसे नहीं बोलना, मतलब अब गुप्त उष्मा काम करने लगा, ठीक ना, गुप्त उष्मा काम करने लगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया ना गुप्त उष्मा। चलो तो गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा। तो अब देखो गलाएगा, तो गलेगा तो कौन चीज बदलेगा, ठोस से बदलेगा कौन चीज, द्रव, ठोस से द्रव, ठोस से बदलेगा द्रव। तो ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो हम उष्मा देंगे उसी को कहेंगे गलन की गुप्त उष्मा। बात समझे, वो ठोस है, कहते अब तुम बदल जाना द्रव, तो वो बदलने के लिए जो हम उष्मा देंगे उसको क्या कहेंगे। आज जब भी कुछ को बताते हैं ना तो बताने के लिए हम बोलते हैं एकांक द्रव्यमान को, क्या बोलेंगे, एकांक द्रव्यमान को। ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो उष्मा देंगे उसको हम कहेंगे गलन की गुप्त उष्मा। बात समझे, छुपल हुआ रहेगा, वो उष्मा का रहेगा, छुपल हुआ रहेगा, ठीक ना, जुबान रहेगा मेरा, याद रखना, ठीक ना। तो गलन की गुप्त उष्मा कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो देखो हम यहाँ से क्वेश्चन पूछ देंगे, इजी क्वेश्चन पूछेगा, गुप्त उष्मा का SI मात्रक क्या होगा, गुप्त उष्मा का SI मात्रक क्या होगा, कैलोरी प्रति ग्राम। अब समझो, समझो यहाँ कैसे, यहाँ जानेंगे कैलोरी प्रति ग्राम कैसे निकालने का, समझो। एकांक द्रव्यमान, एकांक 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 जहाँ आएगा वो बटे के नीचे आएगा, एकांक जिसकी परिभाषा में एकांक आएगा वो कहाँ आएगा। अब कोई बोल देगा किताब एकांक, हम बोलेंगे 1 ग्राम, 1 ग्राम बर्फ को द्रव में बदलने के लिए जो उष्मा देंगे उसी को कहेंगे क्या, एकांक। मतलब एक होता है, एकांक मतलब क्या होता है, एक। जो भी एकांक होगा, जो भी एकांक होगा वो हमेशा आएगा बटे के नीचे। तो एकांक द्रव्यमान बोलें, क्या बोले, एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का क्या मात्रक होगा, ग्राम, केजी होगा, बड़ा मात्रक, छोटी मात्रक क्या होगा, ग्राम, क्या होगा, ग्राम। अब उष्मा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उष्मा। तो उष्मा का क्या होगा, कैलोरी, उष्मा का क्या हो गया, कैलोरी। तो कैलोरी बटे ग्राम, कैलोरी बटे ग्राम, निकल गया। तो आप लोग जुगाड़ लगाइएगा ना, भेजा को चलाइएगा ना, तब न भेजा फ्राई होगा, समझे कि नहीं। तो क्या हो गया, कैलोरी बटे ग्राम, कैलोरी बटे ग्राम। बस समझे कि नहीं, आगे बढ़ें। हाँ, गुप्त उष्मा का, तो गुप्त उष्मा का मान कितना होता है, 80 कैलोरी। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितना, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कितना होगा, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा। अब देखो, अब कहता है वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या हो गया, द्रव को वाष्प में बदलने के लिए, द्रव को
धीरे धीरे उसको उष्मा देंगे, कहेंगे अब तू बदल, धीरे धीरे तुम ना कण को क्या करो, बदलो। अब जैसे जब तक नहीं वो द्रव बदल जाएगा कोसी वाष्प में, तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, नियत। और टेम्परेचर नियत क्यों रहेगा, काहे को उसको चाहिए गुप्त उष्मा। क्या चाहिए, गुप्त उष्मा। ठीक ना, बात समझे कि ना। यूँ है एकांक द्रव्यमान को द्रव से वाष्प में बदलने के लिए जो उष्मा देंगे उसे वाष्पन की गुप्त उष्मा कहेंगे। बात समझे कि नहीं। एकांक द्रव्यमान को द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जो उष्मा देंगे उसे कहेंगे हम वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा कितना होता है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या होगा, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अब बर्फ का गुप्त उष्मा, ये क्वेश्चन आता है, तीनों क्वेश्चन पूछेगा। बर्फ का गुप्त उष्मा 80 कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम, बोले वाष्पन की गुप्त उष्मा 540। अब छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा, गुप्त उष्मा का ऐसा है मात्रक। हाँ, गलती हुआ सेट में ना तो देख लीजिएगा, काट देंगे हम। ठीक ना, आगे बढ़िए। यहाँ लिखियो दिया है, गुप्त उष्मा का ऐसा है मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। बात समझिए, बड़ा मात्रक हो गया, वो हो गया सीजीएस मात्रक। वो कौन सा मात्रक हो गया, छोटी मात्रक हो गया। वो हो गया कैलोरी, कौन सी छोटा मात्रक हो गया। नहीं देखो, उतना दिमाग रॉकेट साइंस नहीं लगाना है पगलवा सब। आप नहीं पढ़ते हैं 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, नहीं पढ़ते हैं ना। हाँ, जूल को कैलोरी में बदलने नहीं जानते हैं, जानते हैं कि नहीं। तब 4.2 समझे कि नहीं। तो वो बड़ा, ये छोटा मात्रक हो गया, ये बड़ा। यहाँ जूल लिया तो जूल के साथ क्या लेगा, केजी। जूल के साथ क्या लेगा, जूल के साथ क्या लेगा, जूल के साथ क्या लेगा, केजी। अब कैलोरी के साथ क्या लेगा, ग्राम का। एक जूल हो गया बड़ा मात्रक, जूल हो गया बड़ा, तो ग्राम के बदले क्या आएगा, किलोग्राम। अब कैलोरी हो गया छोटा, बस समझे, कैलोरी हो गया छोटा। तो 1 कैलोरी 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर कितना होता है, 4.2 ना कैलोरी। ऐसे होता है 4.186। हाँ, 4.186 होता है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब बताइए, एक क्वेश्चन आता है, गर्म पानी है, गर्म पानी है और एगो भाप है जो अधन खोलता है। एगो भाप है, एगो गर्म पानी है। हाथवा किस में जलेगा, भाप में। भाप में हाथ क्यों जलता जानते हैं, क्योंकि काहे कि भाप में गुप्त उष्मा ज़्यादा होता है। भाप में गुप्त उष्मा का होता है ज़्यादा, इसीलिए हाथवा जलता है। बात समझे कि नहीं, आगे बढ़िए। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा ये सब मिलाने पे गलनांक क्या हो जाता है, 0 डिग्री से घट के -22 डिग्री हो जाता है। ये हम पहले ही बता रहे हैं। हाँ, अशुद्धि मिलाने पे गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। घट के कितना हो जाएगा, 0 से -22। इसीलिए जल्दी न आइसक्रीम सब पिघलेगा नहीं। बात समझे, नमकीन नहीं लगता है आइसक्रीम, मीठा भी लगता है, नमकीन लगता है ना, तब उसका गलनांक कम करने के लिए। इसे हम कहते हैं हिम मिश्रण। इसे क्या कहते हैं, हिम मिश्रण। इसे क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। जिसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। ठीक ना। इसी मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। अब आइए, एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा था वाष्पीकरण। इसके पहले हम क्वथनांक हम लोग पढ़ें, अब पढ़ेंगे वाष्पीकरण। अब क्या पढ़ेंगे, एक वाष्पन अलग होता है, वाष्पीकरण वाष्पन अलग होता है, वाष्पन अलग होता है, वाष्पीकरण अलग होता है। अब देखो इसको बढ़िया समझो। एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है रे, वाष्पन अलग होता है, वाष्पन में क्या पढ़े, दोनों अलग होता है, ध्यान से समझो। हाँ, लेकिन वाष्पीकरण क्या होगा समझो। वाष्पीकरण को समझ लो ध्यान से। वाष्पीकरण को, इस शब्द को दिमाग में बैठा लो, वाष्पीकरण। वहाँ मत पढ़ो, वहाँ पढ़ेगा ना,
उसको लुसेनवा में पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा, हम पढ़ देंगे वेद के तरह, ठीक ना, लेकिन दिमाग में कुछ आएगा नहीं। देखो वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए, आप लोग पोखर जाइए, तालाब जाइए, हैं गढ़ा जाइए, ठीक ना, नदी जाइए, देखते हैं बरसात में सब भर रहता है, और गर्मी के दिन आता है तो सब हम ही लोग पी जाते हैं, जानवरों पी जाता है। अब पनिया जाता है तो जाता है कहाँ, हैं उसका वाष्पीकरण होके क्या हो जाता है, वापस चला जाता है, उसका क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है, उसका क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, कभी देखा है पनिया को खौलाना, क्वथनांक कहते हैं ना, पानी को जो गर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं कि ना। पानी को वाष्प में बदल रहे हैं तो वहाँ खौलता है तो देखते हैं ना, पनिया खोल रहा है तो उड़ रहा है, देखते हैं कि ना, वो तो दिखाई देता है, घर में जो अधन चढ़ाते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन देखें गढ़वा का पनिया, अपना पोखरिया का पनिया देखें कहियो खोलते हुए, हाँ उड़ते हुए दिखाई दिया है, वो दिखाई दिया है, ये बताओ पहले, नहीं दिखाई देता है, ए भैया दिखाई नहीं देता है, ठीक ना, आप लोग भी है, ठीक ना। अब आइए देखिए, अब होता है क्या, यहाँ का खासियत है क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक पे भाप में बदल जाता है, क्वथनांक पे क्या होता है, भाप में बदल, क्वथनांक से कम तापमान, क्वथनांक मतलब क्या होगा, उसको भाप में बदलने के लिए 100 डिग्री का टेम्परेचर है तो 100 से कम में डिग्री सेल्सियस पे अपने क्वथनांक से कम तापमान, अपने क्वथनांक से कम तापमान, यानी क्वथनांक मतलब जिस तापमान पे कोई वाष्प में बदलता है उसको क्या कहेंगे, क्वथनांक। तो क्वथनांक से कम तापमान पर भी क्या होता है, वो जो है ना वाष्पन हो जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पे अगर वाष्पन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। यहाँ खासियत है क्वथनांक से कम तापमान, क्या खासियत है, क्वथनांक से कम तापमान, बस समझे। अब क्वथनांक पे आ जाएगा तो भाप बनने लगेगा, वो देखने लगेगा, और उसका क्षेत्र क्या होना चाहिए, खुला, और जितना ज़्यादा खुला क्षेत्र रहेगा उसका वाष्पीकरण उतना ज़्यादा। इसीलिए दूध ठंडाना है तो थरिया में दे दीजिए, इसीलिए देखिएगा ना बड़ा सब लोग हैं कफ में तो पीवे कहता है चाय, लेकिन वहाँ उसको प्लेट में देता है, कप लेता है उस प्लेटवा में रख देता है, प्लेटवा में ढाल के पीता है, क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्र पर क्या हो गया, बह गया, बात समझे। तो उसका वाष्पन की दर क्या होगा, बात समझे कि ना, वाष्पीकरण की दर, समझे कि नहीं समझे जी। हाँ, द्रव को खुली सतह से पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, किसी द्रव का उससे क्वथनांक से पूर्व, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पे, क्वथनांक से कम तापमान पे। चलिए आइए अगला, आइए प्रोशीतक। प्रोशीतक, अब प्रोशीतक जो है ना वाष्पीकरण पर ही होता है। प्रोशीतक किस पे होता है, प्रोशीतक किस पे होता है, वाष्पीकरण पे, ठीक ना। देखते हैं ना घड़ा में से जो पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण का ही उदाहरण है। क्या, किसका उदाहरण है, तो देखिए एक तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रियोन भरा रहता है। क्या भरा रहता है, फ्रियोन। क्या, प्रोशीतक के लिए कौन सा गैस, फ्रियोन। कौन सा गैस, फ्रियोन। प्रोशीतक के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, फ्रियोन का। किसका, फ्रियोन का, जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। बस समझे। प्रोशीतक के रूप में किसका यूज किया, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, प्रोशीतक के रूप में यूज किया जाता है किसका, फ्रियोन का। प्रोशीतक के रूप में यूज किया जाएगा फ्रियोन का, प्रोशीतक के रूप में फ्रियोन का। अब बताइए आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किससे, हाइग्रोमीटर से। किससे, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। चलिए एसी वातानुकूलन एयर कंडीशनर के लिए तापमान कितना होना चाहिए, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। एयर कंडीशनर के लिए तापमान कितना, एसी का तापमान कितना होना चाहिए, समान तापमान 23 से 25 डिग्री। कितना, 23 से 25, कितना, 23 से 25। और आर्द्रता कितना होना चाहिए, 60 से 65। आर्द्रता कितना होना चाहिए, 60 से 65। और गति कितना होना चाहिए वायु को, 2.5 मिनट प्रति, हाँ मीटर प्रति मिनट। चलिए इसको यहीं तक रहने दीजिए, यहीं तक रहने दीजिए। आज तरीका ज़्यादा ले लें, केमिस्ट्री भी नहीं हुआ है, केमिस्ट्री भी ले लेते हैं थोड़ा सा, तनिका ले लेते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री ले लेते हैं।
कितना देर हुआ रे बउआ? थोड़ा सा केमिस्ट्री ले लीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 2 निकालिए, परमाणु संरचना। ये हो गया था, परमाणु संरचना में निकालिए। हमको याद है इसमें कहाँ तक हुआ है। निकाले हो चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का? पेज नंबर तो बबुआ दो रे। 282 निकालिए। और वहाँ लिखा होगा द्रव्यमान संख्या, उसके नीचे क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या में पहुँचिए सब, क्वांटम संख्या में पहुँचिए। पहुँच गए। रदरफोर्ड का 2 समपहर, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लिए थे ना? नहीं पढ़े थे रदरफोर्ड? हाँ रोको तो, किसको पढ़ाती हैं तो? परमाणु संरचना, सही है, परमाणु संरचना, ठीक ना। चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना स्टार्ट कीजिए। ऐसे इसके पहले जो है ना, अभी तुरंत खत्म किए फिजिक्स का टोटल जितना खत्म हुआ, ठीक ना। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना पहला आता है परमाणु। देखिए, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं है रे? अब इसी से क्वेश्चन पूछ देगा। एकदम यहाँ ये परिभाषा है ना, इसी से शानदार जानदार क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहला लाइन है, याद रखिए, यह सबसे छोटा से छोटा कण है। परमाणु जो है ना, सबसे छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में वो फ्री होके नहीं रहता। जैसे जैसे ऑक्सीजन, सोचिए ऐसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H, लेकिन वो जो रहेगा नेचुरल में जो रहता है, प्रकृति में रहता है, H2 के रूप में रहता है, H2 के रूप में रहता है। तो हाइड्रोजन के एक अणु में, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु रहता है। H2 न है, क्या है? H2। तो हाइड्रोजन का एक अणु में उसका को परमाणु है? 2 परमाणु है। जैसे ओजोन, जैसे क्या? ओजोन। तो ओजोन का सूत्र होता है O3। तो ओजोन का एक अणु, ओजोन का एक अणु में ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। को परमाणु है? 3। तो ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप से कहाँ है? तो 2 गो ऑक्सीजन का परमाणु मिला तो हम उसको ऑक्सीजन कहें, लेकिन 3 गो ऑक्सीजन का परमाणु मिला तो उसको क्या कह दिए? ओजोन कह दिए। बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए परमाणु क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा लेकिन वो फ्री होके नहीं रहता है, स्वतंत्र। जैसे देखो H2O जल, तो 2 जल का एक अणु, H2O मतलब जल का एक अणु, जल का एक अणु। तो जल का जो एक अणु है वो बना कैसे? 2 गो हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु हुआ, 1 ऑक्सीजन परमाणु। बस समझे? तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं है, लेकिन 1 गो ऑक्सीजन का परमाणु, 2 गो हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बना दिया? जल, जल का एक अणु बना दिया। तो परमाणु क्या है? स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, उस किसी के साथ है। जैसे रंगबाज आदमी है, बोस आदमी है, वो स्वतंत्र नहीं है। हमारे मेरे लाइफ और बोस की लाइफ में अंतर क्या है? बस समझे? हम फ्री होकर जा सकते हैं, वो फ्री होके नहीं जा सकता है। जाएगा कहीं, जब बाथरूमों जाएगा तो एगो को गिटवा पर रखेगा, ठीक ना? बस समझे? तो वो है क्या? वो है एटम, परमाणु है। वो क्या है? परमाणु है, ठीक ना? बस समझे कि नहीं? हम लोग आज़ाद पंछी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सोएगा तो बढ़िया से नींद नहीं लेगा वो, ठीक ना? क्योंकि
हमेशा डर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अणु, अब आते हैं किसमें? अणु। परमाणु समझ में आ गया ना बाबू? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा लेकिन स्वतंत्र। ये क्वेश्चन पूछता है, हम इतना बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन मिलेगा तुम आप लोग को, अब मिलेगा सेटे में ठीक ना। आज इस दिन मेरा चक्कर में पकड़ाए आप लोग, देखिएगा। अणु, तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण, तत्व या यौगिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। बात समझे? ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। देखिए, ऑक्सीजन का दो परमाणु मिलके एक ऑक्सीजन अणु का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन का दो परमाणु मिलके हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करेगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलके हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण करेगा। बात समझे? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन रहेगा? अणु। अब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, देखिए नन्हा बच्चा है, उसको स्वतंत्र अवस्था में छोड़िएगा? नहीं। नन्हा बच्चा स्वतंत्र रहेगा? नहीं रहेगा, फ्री नहीं रहेगा, इकल्ला नहीं रहेगा। तो परमाणु छोटा हो गया, अणु क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे परमाणु भार। अब क्या आएंगे? ये सेट में आप लोग का क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन परमाणु भार सेट में एक दिन क्वेश्चन आया। किस दिन आया? यही 5 में एक दिन आया है। ठीक ना। तो तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो समझो पहले, किसी तत्व का जो परमाणु भार है, उसका तुलना किससे होता है? कार्बन 12 से। किससे तुलना होता है? कार्बन 12 का 1/12वां भाग होता है। किसी तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 का 1/12वां भाग होता है। यानी किसी तत्व का परमाणु भार का तुलना किससे करेंगे हम? कार्बन 12 से। किससे करेंगे? कार्बन 12 से। किससे करेंगे? कार्बन 12 का कितना होगा बाबू? 1/12। आगे बढ़िए, और एक एग्जाम्पल है। अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान के गुना होता है। तो देखिए, किसी तत्व का परमाणु भार दो तरह से तुलना करते हैं। या तो कार्बन 12 का 1/12 होगा, कार्बन 12 का 1/12 होगा, या हाइड्रोजन का 1.008 गुना होगा। हाइड्रोजन के भार का 1.008 गुना होगा। 2 तरीके से तुलना करेंगे। बात समझे कि ना? कितने तरीका से? वो कार्बन 12 से, कार्बन 12 का 1/12 भाग, या हाइड्रोजन का 1.008 गुना, हाइड्रोजन का 1.008 गुना। चलिए आगे बढ़िए। अब अणुभार, परमाणु भार से जिससे तुलना करते हैं, अणुभार को भी उसी से तुलना करते हैं। एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग के गुना होता है। बात समझे कि ना? यानी कि अणुभार या परमाणु भार निकलना है तो कार्बन 12 से तुलना करना होगा। किससे? कार्बन 12 से। चलिए अब आइए मोल धारणा, मोलर कॉन्सेप्ट। हाँ, इसको पहले ध्यान से पढ़िए। एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी होती है जितनी शुद्ध कार्बन 12 के आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है। आप लोग को कुछ हुए समझ में नहीं आया होगा तो ध्यान से सुनिएगा। मोल अवधारणा क्या है? मोलर कॉन्सेप्ट क्या है? इसकी भी तुलना हम करते हैं कार्बन 12 से। किससे तुलना करते हैं? कार्बन 12 से। किससे तुलना करते हैं? कार्बन 12 के 12 ग्राम से। कार्बन 12 के 12 ग्राम से। कार्बन 12 के 12 ग्राम से। मोलर कॉन्सेप्ट तुलना किससे करते हैं? कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं की जो संख्या होती है, कार्बन 12 में कि 12 ग्राम में जितना परमाणु की संख्या होता है उसी को कहते हैं मोलर संख्या। तो एक या मान याद रखिएगा, एक मोल का मान होता है 6.022 गुना 10 पे पावर 23। इसको सुपर डुपर जितना लगाना लगा लीजिए, लाल, हरा, पीला, करिया, गोल, जो लगाना है सब लगा लीजिए इसमें। एक मोल बराबर होता है 6.022
22 गुना 10 पे पावर 23। याद कैसे रखना है? 6.0 याद रखिएगा, 22 है तो पावर 23 है। पावर कितना है? 23। 6.022 गुना 10 पे पावर 23। बात समझे? 1 मोल बराबर कितना? 6.022 गुना 10 पे पावर 23, ठीक ना। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में इतना परमाणु होता है। बात समझे? कितना ग्राम? 12 ग्राम। इसी को कहते हैं अवागाड्रो संख्या। इसी को कहते हैं अवागाड्रो संख्या या एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या ज़्यादा नाम अच्छा लगता है बोलने में, एवोगाड्रो संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या किसको कहते हैं बाबू रे? 6.022 गुना 10 पे पावर 23। बात समझे? इसी को कहेंगे 1 मोल, इसी को कहेंगे एवोगाड्रो संख्या। हाँ, इसका तुलना किससे कहते हैं? कार्बन 12 के 12 ग्राम से। कार्बन 12 के 12 ग्राम से, ठीक ना। 1 मोल इकाई को कब स्वीकार किया? मोल की इकाई क्या है? इस हाँ, मोल संख्या। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? मोल। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होता है? मोल। इसे इकाई के रूप में कब स्वीकार किया? 1967 में। इसको इकाई के रूप में स्वीकार कब किया? 1967 में। 1900 मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया? 1967। चलिए आगे बढ़िए। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। न्यूटन का खोज चैडविक। चलिए रहने देते हैं यहीं, ठीक ना, रहने दीजिए। अच्छा ठीक है।